Assalamu alaikum viewers. Today I'm again back. Our actual host is still not well, so let's pray for his health also. And आज हमारा जो प्रोग्राम होगा उसके अंदर we will be discussing the chemical sector of Pakistan vis-a-vis Central Asia, Golden Ring countries जिसमें कि पाकिस्तान, चाइना, ईरान, रशिया, टर्की, सेंट्रल एशिया, अज़रबैजान आते हैं कि उनके रेफरेंस से पाकिस्तान के केमिकल सेक्टर में हम क्या कर सकते हैं या हम उनकी तरफ क्या ले जा सकते हैं, बोथ वेज जो है वो हम डिस्कस करेंगे। और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ वी हैव वेरी गुड एक्सपर्ट्स फ्रॉम द इंडस्ट्री, द एक्चुअल स्टेक होल्डर्स। हमने इसलिए उनको दावत दी है, उनको ज़हमत दी है। हमारे साथ अबरार अहमद साहब हैं जो सीईओ हैं एसआरसी केमिकल्स के, और ये काफ़ी इनका अपनी इंडस्ट्री में काफ़ी बड़ा नाम है। ये अपने पाकिस्तान केमिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं, फॉर्मर चेयरमैन है लाहौर चैम्बर की जो एग्जेक्टिव कमेटी थी उसके ऊपर भी ये रह चुके हैं, और बाकी बहुत सारी जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं बड़ी बड़ी उनके ऊपर भी बोर्ड्स पे बैठे हुए हैं, लाइक अल खिदमत, और दूसरे यूनिवर्सिटी है उसकी बोर्ड पे हैं यूएमटी में, फिर थिंक टैंक है इस्लामाबाद में आईपीएस उसके बोर्ड पे हैं। तो इज़ क्वाइट अ वर्सेटाइल पर्सन, और ये काफ़ी चीज़ें। और हमारे जो वहाँ पे एक थिंक टैंक है गोल्डन रिंग इकोनॉमिक फोरम के नाम, हमारा जो गोल्डन रिंग इकोनॉमिक फोरम के नाम से थिंक टैंक है उसके अंदर ये वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। और उनके साथ बैठे हैं जनाब ज़फ़र महमूद साहब। ही इज़ आल्सो फ्रॉम द इंडस्ट्री, बिग इंडस्ट्री, आई विल से अ बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, और ये एक्सपोर्टर भी हैं पाकिस्तान से केमिकल्स के। इनकी जो मेन इंडस्ट्री का निमर केमिकल्स के नाम से ग्रुप जो है, उस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के ये सीईओ भी हैं। प्लस इनकी जो ग्रुप में कंपनीज़ हैं जिसमें निमर केमिकल्स है, निमर केमिकल कोट है, निमर एनर्जी है, और दूसरी उनके भी सीईओ हैं 3-4 कंपनीज़ के। और ये एक्सपोर्ट भी करते हैं सेंट्रल एशिया में पाकिस्तान से। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमारे लिए ये बड़े इंपॉर्टेंट है, एक्सपर्ट है। तो नाउ वी स्टार्ट। आज की जो हमारा प्रोग्राम है, टुडेज़ प्रोग्राम वी विल बी एज अ सेड कि जी हम पाकिस्तान के केमिकल सेक्टर को डिस्कस करेंगे कि हम उसमें क्या उस सेंट्रल एशिया के साथ, रशिया, चाइना, ईरान और टर्की के साथ, अज़रबैजान के साथ मिलके व्हाट ऑल वी कैन डू, और इसको कैसे हम अपने सेक्टर को ज़्यादा फ़ाल कैले बना सकते हैं। तो आई विल स्टार्ट विद फर्स्ट अल्फ़ाबेटिकली। अबरार साहब से मैं पहले शुरू करूँगा, और इसमें जो जनरल चीज़ें होंगी हम डिस्कस करेंगे कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, हमारे पॉलिसी इश्यूज़ क्या हैं, मार्केट एक्सेस क्या है ट्रेड की, उसके बाद हम क्या उनके साथ कोलैबोरेशंस कर सकते हैं, जॉइंट वेंचर्स हमारे क्या हो सकते हैं, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए इसी तरह से हमारी लॉजिस्टिक्स के इशू क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम कोशिश करेंगे कवर करने की अपने इस टाइम में। तो अबरार साहब से लेट्स स्टार्ट। अबरार साहब, आप पहले तो हमें ये बताइए कि इस वक्त जो पाकिस्तान का केमिकल सेक्टर है उसकी की स्ट्रेंथ क्या है, जो कि हम अगर हमें हम जाएं सेंट्रल एशिया में, ईरान, चाइना, रशिया, ये गोल्डन रिंग कंट्री जिसको हम कहते हैं, उनमें अगर हम जाना चाहें तो हम क्या की स्ट्रेंथ लेके उनके साथ बातचीत कर सकते हैं और जा सकते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक ऐसे क्रॉस रोड्स के ऊपर है कि हम बहुत सी चीज़ों में प्ले कर सकते हैं। इस ख़ास तौर पर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो चीज़ें हैं जिनके रॉ मटेरियल्स लोकली अवेलेबल हैं, जिसमें हमारा सोडा ऐश भी है और क्लोर अल्कली केमिकल्स हैं। उसके अलावा बहरहाल जो इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल बेस्ड चीज़ें हैं वो भी, उसमें भी हम बहुत कम्पेटिटिव हैं, जिसमें हमारे ज़फ़र महमूद साहब अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बता देंगे। और अच्छी बात यह कि पाकिस्तान में हमारे पास स्किल्ड मैन पावर है और टेक्नोलॉजी है मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों की, जिसमें पॉलीमर्स भी हैं, इंडस्ट्रियल केमिकल्स भी हैं, टेक्सटाइल केमिकल्स हैं, लेदर केमिकल्स, कोटिंग्स, पेंट्स, और ऑलरेडी इसमें से कई ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर भी रहे हैं। और उन चीज़ों की टेक्नोलॉजी सेंट्रल एशिया में अमूमन नहीं है। उसके अलावा ईरान के साथ हमारी जो चीज़ें हो सकती हैं उसमें बहुत सी चीज़ों में बेसिक केमिकल्स में ईरान की स्ट्रेंथ है, तो वो वहाँ से लिए जा सकते हैं, उसको प्रोसेस करके बकिया कंट्रीज़ में दिया जा सकता है। इसी तरह से इवन चाइना है, तो चाइना से वन साइडेड ट्रेड होती है हमारी, जिसमें चाइना से रॉ मटेरियल्स आते हैं और यहाँ से लाखों कंटेनर खाली वापस जाते हैं।
तो वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अब चाइना में भी प्रोसेसिंग कॉस्ट बढ़ती जा रही है, तो बहुत सी चीज़ें उनके रॉ मटेरियल्स जो यहाँ आ रहे हैं वो प्रोसेस करके वापस भेजे जा सकते हैं कॉम्पिटिटिव कॉस्ट के ऊपर। तो ये एक बुनियादी खैर इसी तरह से पेट्रोकेमिकल का भी जो हमारा पार्ट है बहुत बड़ा, जी। तो उसके अंदर भी आप समझते हैं कि वी कैन वर्क इन कोलैबोरेशन विद दीज कंट्रीज, और अपने लिए या उनके लिए। जी हाँ, पेट्रोकेमिकल्स में फौरी तौर पर तो यही है कि ईरान से बेसिक चीज़ें आ सकती हैं और उसको बाकी कंट्रीज़ में प्रोसेस करके दिया जा सकता है। लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है कि हमारे अपने पास ऑयल, पाकिस्तान में हमारे पास ऑयल बहुत है, हमारे चारों सूबों में ऑयल के रिजर्व्स निकलें, और अगर उसको अच्छी तरह से एक्सप्लोर किया जाए तो हमारा वो भी बेसिक रॉ मटेरियल के तौर पर उसको हम प्रोसेस कर सकते हैं। इस तरह एक्रेलिक वगैरह है, फाइबर का आप कहिए। जी हाँ। यही सवाल मैं आपके जफर साहब आपसे भी करूँगा कि क्योंकि आप ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर भी रहे हैं, तो यू कैन गिव अस मोर इंसाइट इनटू दिस। और इसके अंदर मतलब एज वी नो कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में जो बेस है उसकी, फॉर इंडस्ट्रियल बेस आई विल से, उसमें केमिकल और मेटलर्जी, ये दो चीज़ें होती हैं जो उसको इंडस्ट्री को लेके चलती हैं। तो उस लिहाज से भी उस कॉन्सेप्ट में कि वेयर डू वी स्टैंड, वट एवर स्ट्रेंथ, और क्या हम वहाँ दे सकते हैं, और अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग उनके साथ मिलकर किन किन एरियाज़ में कर सकते हैं। वहाँ पर रशिया के पास काफ़ी है, चाइनीज़ है, ईरानियंस है, सेंट्रल एशिया में बहुत पड़ा हुआ है, तो बहुत सी चीज़ें। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि वट ऑल पाकिस्तान कैन? जी थैंक यू वेरी मच जी वंस अगेन। हमें कोई 4-1 साल पहले एक मौका मिला सेंट्रल एशिया की तरफ जाने का। उस वक्त ये था कि आपको याद होगा कि एक तरह से ये लॉजिस्टिक में बहरान सा आ गया था, जब कंटेनर्स के रेट बहुत बढ़ गए थे और अवेलेबिलिटी बहुत शॉर्ट थी। तो हम जो एक प्रोडक्ट बनाते हैं दैट इज़ अ रॉ मटेरियल फॉर टॉयलेट सोप, तो वो वहाँ की इंडस्ट्री इस वक्त इंडोनेशिया और मलेशिया से इंपोर्ट करती थी। वो इंपोर्ट करती थी तो उनको 3-3 महीने का उनका लीड टाइम था और बेतहाशा रेट उनको पड़ता था। तो सम ऑफ दी अदर हमें वी गॉट होल्ड। अब तब तक हमारे पास हमने ऑलरेडी एक माइंड एक्सपोर्ट के लिए बना लिया था, कैपेसिटी बिल्ड कर ली थी, तो वो लकीली हमारी टाइमिंग मैच हो गई। तो फिर हमने उस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए पहली दफ़ा थोड़ी सी क्वान्टिटी सेंट्रल एशिया भेजी, जो उज़्बेकिस्तान से हमने स्टार्ट किया था। तो वो वहाँ पर जैसे ही गई तो माशाल्लाह वो इतनी हिट हुई कि एक तो प्रोडक्ट हमारी बहुत अच्छी थी, सर्विस और टाइम वॉज ओनली 2 वीक्स मैक्सिमम यहाँ से जाने का। फ्रेट हमारा 1/3 हो गया, लीड टाइम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। इसके बाद वो देखा देखी हमने तकरीबन समझेंगे विदिन 3 मंथ्स हमने कोई 80-90% मार्केट इंटायर सेंट्रल एशिया कैप्चर कर ली। तो और वो चूँकि उस वक्त टाइम भी ऐसा था कि बाकी जगह से अवेलेबिलिटी बड़ी शॉर्ट भी थी, स्पेशली ये लॉजिस्टिक के हवाले से। तो फिर जाके हमने मार्केट को डीपली स्टडी किया, देखा वहाँ क्या क्या पॉसिबिलिटी है। देखें जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं मोस्टली वो लैंड लॉक हैं। लैंड लॉक का फ़ायदा आपको ये है कि वो सर्व कहाँ से होते हैं, या तो ईरान से होते हैं, टर्की से होते हैं, चाइना से भी होते हैं, रशिया से भी माल आता है उधर। लेकिन जो जितने भी रूट देख लें, सबसे मोस्ट फास्टेस्ट रूट जो है वो हमने जो एक्सप्लोर किया है वो पाकिस्तान से लैंड रूट है। ठीक है, उसमें हमारा एक पैच है अफगानिस्तान का, विच इज़ द बिगेस्ट पार्ट, पर सो फार अफगानिस्तान हैज़ बीन वेरी कोऑपरेटिव और वहाँ से जाके हमें आज तक मसला नहीं आया इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक। वहाँ पर हर चीज़ की डिमांड है और वहाँ पर कोई भी इंडस्ट्री भी इस्टेब्लिश नहीं है, क्योंकि वो भी एक इन्फेंसी स्टेज से गुजर रहे हैं और काफ़ी तेज़ी डेवलपमेंट हो रही है। तो वहाँ पर हमारे पास एक कितना बड़ी अपॉर्चुनिटी है एक्सपोर्ट की। मैंने बहुत सारे अपने दोस्तों को भी रेफ़र किया उनके प्रोडक्ट्स पे लेकर के। अब होता ही है कि जब आप किसी की 100% मार्केट में से 80-90% शेयर लेंगे तो अगर रिटेलिएट करेगा, दे विल कट ऑन मार्जिन एंड ऑल दिस। हुआ, फिर हमने जब हमारा शेयर अब कम हो गया, अभी भी 70% शेयर हमारे पास ही है उस मार्केट का। तो कहने का मतलब है कि ये आपने फिर एक कॉन्टीन्यूसली कॉन्स्टेंट एक एफर्ट है, पोटेंशियल बहुत है, सिर्फ एक प्रोडक्ट का नहीं, अक्रॉस एवरीथिंग, क्योंकि वहाँ पर ना तो PVC बनता है, ना वहाँ पर आपका PTA बनता है, ना वहाँ पर आपका कॉस्टिक बनता है, ना उधर आपके ये जो लफ्सा वगैरह, एवरीथिंग इज़ इन बिग डिमांड। तो सिर्फ ये है कि अगर हम जाके एक स्ट्रेटेजिकली उस एरिया को स्टडी करें, वहाँ की नीड को समझें, वहाँ के लोगों से मिलें, तो हम पाकिस्तान के तकरीबन हर प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। सिर्फ ये है कि एक हमारा अनफॉर्चुनेट पार्ट है, पाकिस्तान को ना जब पहले नज़र में ना लोग नेगेटिव देखते हैं, वो कहते हैं कि यार ये आप समझें कि हमें शुरू किया तो हम माइनस में थे, तो माइनस से पहले हम ज़ीरो पे आने के लिए बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है।
और जीरो के आने के बाद फिर हमें उठना पड़ता है। अगर बाकी अगर किसी ने एक एस्टेब्लिश मुल्क से अगर 10 एफर्ट करता है तो हमें 100 करनी पड़ती है, अदरवाइज हमें कोई मूड नहीं लगाता। यू आर राइट कि इसमें वो दिन और आज का दिन हमने वहाँ पर कई दफ़ा मैं खुद भी गया, 2 महीने पहले हमने एक पूरा फॉर्म किया था, वहाँ लोगों को इकट्ठा किया था, दावत शावत की। उनको मैं टिकट भी ऑफ़र करता हूँ, मतलब आप डायरेक्ट एयरलाइन पर शुरू हो गई है, 2 घंटे की फ़्लाइट है, तो मैं कहता हूँ आप आएँ, आपको हम फुल्ली पेड एंड वी विल टेक केयर ऑफ़ यू, 2 डेज़ का ट्रिप करें, हम आपको पाकिस्तान दिखाते हैं, अपनी फैसिलिटी दिखाते हैं। दे स्टिल बाइंग मटीरियल बट नो बॉडी इज़ विलिंग टू कम, एक सिक्योरिटी थ्रेट। हालांकि अगर सेंट्रल एशिया सिक्योर नहीं है, वो अगर अपने आप को सिक्योर फील नहीं करते, तो बाकी मुल्कों का आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं। तो हमारे मसले तो हैं, नो डाउट अबाउट इट, कि हमारे मुल्क की जो इमेज है ना, दैट्स द मेन इशू। रियल मसला कितना है वो अलग बात है, रियल भी है, लेकिन जो इमेज है दैट इज़ वेरी नेगेटिव। आपकी बात सही है जफ़र साहब। उसमें यू आर राइटली सेट कि जी जब आप नए एरिया में एंटर होंगे तो एक वो जो पुरानी कहावत है कि जी जब जंगल में जाएंगे तो हर किस्म का जानवर होगा एंड यू हैव टू रो योर सेल्फ, उसी में से रास्ता बनाना है। तो आपकी एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है सेंट्रल एशिया की, जो कि हमारी बाकी इंडस्ट्री को भी से के फॉलो करनी चाहिए और आपके एक्सपीरियंस से आपको करना चाहिए। और जिस तरह आपने कहा कि अनफॉर्चुनेटली हमारे एक इमेज पाकिस्तान का इतना अच्छा नहीं बना हुआ था और हमने कभी उसको अच्छा करने की कोशिश भी नहीं की, दैट इज़ अनफॉर्चुनेट पार्ट अनदर वन। लेकिन इस जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ उससे कोई थोड़ा सा हमारा इमेज जो है इन कंट्रीज़ में बेहतर हो गया, तो अब हमने उसको इकोनॉमिकली उसको कैसे यूज़ करना है वो भी यही हमारे पास एक चांसेस है। तो उसमें आपने जिस तरह बताया कि जी हम बहुत सारा केमिकल वहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मार्केट इज़ ओपन, और उसमें मोस्ट प्रॉब्ली ये भी होगा कि उनके पास रॉ मटेरियल है, वहाँ से ला के उसको वैल्यू ऐड करके प्रोसेस करके यू कैन सेंड इट बैक टू देम, ये जो जिस तरह अभी अब्राज साहब ने भी कहा था। वो इसी तरह से आप क्या जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि आप क्या देख फोरसी करते हैं कि नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स, मतलब आप मिड एंड लॉन्ग टर्म में, कि व्हाट ऑल वी कैन डू, अगर हम आप अपने सही पॉलिसीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे, जो भी आपने बात भी की है, कनेक्टिविटी की भी बात की है। आप उस मार्केट को क्या देखते हैं कि मिड टू लॉन्ग टर्म में कि कितनी बड़ी हमारे पास वो जो हमारे पास एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं या प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ हैं, उनसे हम कितना % उस मार्केट को एज अ होल, केमिकल मार्केट जो है प्रोडक्ट्स में, जिसमें वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स एंड ऑल दैट, हम कितना उसको कैप्चर कर सकते हैं? आपके जहन में अब्रार साहब, अगर आपसे मैं पूछूँ पहले कि व्हाट डू यू थिंक फॉर मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म में, क्योंकि देखें आपकी पॉलिसीज़ फिर उसके हिसाब से बनेगी, अगर तो वहाँ आपको पोटेंशियल नज़र आता है। मैं एक छोटी सी आपको जल्दी से दे दूँ कि आपके पास है कि मुझे एक बार हमें बात हो रही थी, एक जगह बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि जी हमारे पास फोम के लिए वो आप हमें दें, उसका जो भी होता है आपका वो बनाने के लिए, क्या, क्योंकि उनको मैट्रेसेस और फोम वो कहते हैं जी हम लेके आते हैं, तो वो दैट आप हमें फोम वो मैट्रेसेस एक्सपोर्ट कर दें। तो वो एक डिस्कशन हो रही थी, तो जो जिस तरह आपने दोनों साहब ने कहा कि वहाँ हर चीज़ चाहिए। तो आप क्या देखते हैं कि हम, ताकि उसके अकॉर्डिंगली फिर आपकी पॉलिसी डायरेक्शन बनती हैं, हाउ डू यू सी कि ये लॉन्ग टर्म एंड मिड टर्म में क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके ख्याल में कि हमारी तरफ से उधर और उनकी तरफ से हम क्या चीज़ ले सकते हैं, किस तरीके से हम विन विन सिचुएशन में, क्योंकि आपको पता है कि जी अगर उनको फ़ायदा नहीं होगा तो आपके साथ नहीं आएंगे। हाँ, मेरे ख्याल में पहली चीज़ तो ये कि जो सेंट्रल एशियन ममालिक हैं वहाँ पर जीडीपी पर कैपिटा पाकिस्तान से बहुत बेहतर है, उनकी बाइंग पावर बहुत अच्छी है और वो पूरी दुनिया से जो चीज़ चाहें एक तरह से अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो एक हमारे लिए समझे उस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। और कुछ रॉ मटेरियल्स वहाँ से माजी में, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल में कॉटन बहुत आती रही और अब भी अपॉर्चुनिटी है, इसी तरह केमिकल रॉ मटेरियल्स भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। और हमारे यहाँ मैं दोबारा भी ये कहता हूँ कि फोम ही की आपने बात की, तो फोम हमारे यहाँ कॉटेज इंडस्ट्री बन गया, वो उसकी जो है ना, वो आप यूट्यूब पे जाएं तो वो वीडियोस होंगी जो कि छोटे छोटे कमरों में लोग अब फोम बनाने लगे। तो हमारे यहाँ लोगों में जो एक एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट है वो बहुत बेहतर है, हमारे लोग घबराते नहीं काम करने से। और इसमें जो कई दफ़ा हमारी रेगुलेशंस होती हैं जो हमें रोकती हैं, एनर्जी कॉस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमें कॉम्पिटिटिव होने से मुश्किल में लेकर आता है, गैस और बिजली। तो एक हमारे यहाँ कंटिन्यूटी ऑफ जो पॉलिसीज़ हैं, कंटिन्यूटी ऑफ सपोर्ट टू इंडस्ट्री है, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है।
उसमें फिर नेक्स्ट स्टेप में आपकी जो इंडस्ट्रियल जोन्स की बात आ जाती है। मैंने वो जो बात चीज़ें- की ना, जो कैसे था कि जी ये पॉलिसीज बनेगी बेस्ड ऑन योर डिमांड, योर मार्केट साइज इन दैट एरिया। हाँ, तो वो हम किस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि वहाँ पे फौरी तौर पर तो मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म मैंने बात की। हाँ, यानी इस वक्त डेटा तो मेरे पास ऐसा नहीं है, लेकिन मिड टर्म में जितनी चीज़ें, जिस तरह जफ़र भाई ने कहा, तो मिड टर्म में हम जितनी चीज़ें यहाँ बनती हैं वो चीज़ें वहाँ पर नहीं बनती, जिसके अंदर आपके इवन एडिसिव्स हैं, कोटिंग्स हैं, इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं बहुत से, तो वो वहाँ पर नहीं बनते, वो यहाँ से जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म में जो एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव बनता है वो हमारा बनता है पेट्रोकेमिकल्स के हवाले से, जिस पर हमारी एसोसिएशन आजकल काफ़ी ज़्यादा उसकी एडवोकेसी कर रही है कि नाफ्ता क्रैकर पाकिस्तान में लगे। तो जो आप पेट्रोकेमिकल तो बहुत है ना, उनके ऑयल भी बहुत है, गैस भी बहुत हाँ, है, लेकिन जो उसके नीचे जो पेट्रोकेमिकल चेन है वो वहाँ नहीं बनती। इवन रशिया में बहुत सी चीज़ें नहीं बनती, उनमें बेसिक चीज़ें बना लेते हैं वो, लेकिन एडवांस चीज़ें नहीं बनाते। तो वो बहरहाल हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और फिर हमारे साथ जो लैंड लिंक्ड होने का जो तस्वुर है हमारा, कि हम सिर्फ सेंट्रल एशिया नहीं है, बल्कि ईरान है, ईरान से तुर्की है, और फिर सेंट्रल एशिया है, रशिया है, इस तरफ चाइना भी इवन है। मैं तो इवन चाइना को अपना कस्टमर गिनता हूँ, क्योंकि चाइना की अपनी जो उनकी जो बेसिक ह्यूमन रिसोर्स की कॉस्ट है वो एक लेवल से बढ़ती जा रही है। वैसे भी चाइना इतनी बड़ा मार्केट है कि उसके अंदर वो खुद तो नहीं पूरा उसको पूरा कर सके, तो देयर स्टिल ऑलवेज बी स्पेस फॉर थर्ड पार्टी। तो मैं जफ़र भाई आपसे एक चीज़ और पूछना चाह रहा था कि आप हाउ डू यू सी कि जी हाउ पाकिस्तान कैन बेटर इंटीग्रेट इनटू द सप्लाई चेन जो है इनकी सेंट्रल एशिया, रशिया। देखिए, हमने ना सेंट्रल एशिया के अलावा हमने टर्की में भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मैं अज़रबैजान, क्योंकि बहुत बड़ा आपका पेट्रोकेमिकल का वो सोर्स भी जी है। जी, तो मतलब एक तो सेंट्रल एशिया में अज़रबैजान इंक्लूसिव हम सारे जितने भी हमारे CR कंट्री सबको एक तो अलग से एक्सपोर्ट हो रही है। ऑन टॉप ऑफ इट वी आर एक्सपोर्टिंग टू टर्की एज वेल। टर्की। अच्छा, टर्की के लिए बेस्ट रूट, अब मैं आपको थोड़े प्रॉब्लम बताता हूँ, क्योंकि हम तो वी आर पासिंग थ्रू द डिफिकल्टीज। टर्की के लिए बेस्ट अप्रोच ईरान है, वाया लैंड रूट। वो अगेन 2 वीक्स का ट्रांजिट है, अगर आप यहाँ से वहाँ चलाएं। एक ज़माने में उन्होंने वो ITI ट्रेन भी चलाई थी, इस्तांबुल, ईरान, पाकिस्तान, इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल। अच्छा, वो भी ट्रेन जो है ना वो नहीं कामयाब हुई। द रीज़न इज़ के जब आप यहाँ से बैंक से FI लेते हैं, फॉर्म लेते हैं, आप कहते हैं कि वी आर गोइंग वाया ईरान, तो फिर आप पे वो जो सैंक्शंस हैं वो हावी हो जाती हैं। हालांकि ये सिर्फ पाकिस्तान पे ही है, टर्की का भी सेम प्रॉब्लम है। टर्की कैन इम्पोर्ट वाया ईरान, नॉट फ्रॉम ईरान, वाया ईरान, बट वी कांट एक्सपोर्ट वाया ईरान टू ईरान। की बात अब नहीं हो रही, हम वाया ईरान की बात कर रहे हैं। इसमें सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ यहाँ पे एक छोटी सी, कि जो हमारा हमने जो चेक किया, जो हम लोग देखते रहे, उसमें ये सैंक्शन हमने खुद अपने ऊपर इम्पोज की है। वो सैंक्शन जो वहाँ पे है ईरान पे, उसके अंडर ये चीज़ें नहीं आती ना। अभी जब हम गवर्नमेंट से बात करते हैं तो गवर्नमेंट अपनी जो ना वो बिल्कुल समझेंगे बेबस है कि जी हम ये कुछ नहीं कर सकते, हालांकि गवर्नमेंट को करना चाहते, करना नहीं चाहते। अगर ये आप रोड खोल दें तो आई एम प्रीटी श्योर कि मैं तो एटलीस्ट मेरी कंपनी टर्की में छा सकती है। आई कैन टेक एज आई थिंक मेजॉरिटी शेयर ऑफ माई प्रोडक्ट ओवर देयर। अब हमें फिर क्या करना पड़ता है कि वो लॉन्ग रूट जो है ना बाय सी लेके, फिर जब मैं बाय सी जाऊँगा तो फिर खत्म हो जाता है। मैं एक मटेरियल जो इम्पोर्ट कर रहा हूँ मलेशिया, इंडोनेशिया से, मैं उसके कम्पीट नहीं कर पाता। मुझे थोड़ा सा ब्रेक के लिए भी कहा जा रहा है, तो इसके अंदर हम अपना जो अगला सवाल है वो आपसे ये बात करेंगे कि जो हमारा जो ग्रोथ सेगमेंट है केमिकल साइड पे, लार्जेस्ट ग्रोथ सेगमेंट, वो आप क्या देखते हैं कि किसको हम लेके फ्यूचर में भी, अभी भी? तो ये अगले ब्रेक के बाद विल डिस्कस ऑन दिस। थैंक यू वेरी मच। लेट्स गो फॉर अ ब्रेक नाज़रीन, विल कम बैक ऑन दैट। वंस अगेन वी आर बैक व्यूअर्स। हम जो जाने से पहले सवाल मैं छोड़ के गया था कि जो हमारा व्हाट डू यू सी द लार्जेस्ट ग्रोथ सेगमेंट इन केमिकल सेक्टर जो विज़ावी गोल्डन रिंग कंट्रीज इन द नेक्स्ट डिकेड, तो इसके ऊपर हम अगर देखेंगे क्या कुछ कर सकते हैं, तो उसमें ज़फ़र साहब से पहले हम क्योंकि जैसे बात हो रही थी, तो आप क्या? मेरा जो नज़रिया है इसमें वो ये है कि पाकिस्तान को एडवांटेज है ऑफ बीइंग अ पोर्ट कंट्री। हम लोग बल्क में चीज़ें मंगा सकते हैं, चाहे पेट्रोकेमिकल हैं, चाहे वो केमिकल्स हैं, चाहे कोई भी फीड स्टॉक है। और हमारे पास लकीली कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं, लोकली बेस, सोडा ऐश, ये वो, जहाँ पर हम लोकल रॉ मटेरियल अवेलेबल है। हम
इनकी बेस पे इंटरमीडिएट्स यहाँ प्रोड्यूस करें विच आर ट्रांसपोर्टेबल इन बल्क, नॉट इन बल्क, इन सॉरी इन कंटेनर और इन ट्रक्स, इन बैग्स, इन ड्राई फॉर्म, इजीली ट्रांसपोर्टेबल, और उसकी फाइनल फिनिशिंग वहाँ पर करें। जब फाइनल फिनिशिंग वहाँ पर होगी तो वहाँ की इंडस्ट्री भी डेवलप होगी, इनपुट आपकी तरफ से आ रही है, तो इट विल बी अ विन विन फॉर बोथ द कंट्रीज। Okay, what you want to say कि जी you take your semi-finished goods, finished goods, finish them out there, Yes, और उसमें जो उनकी जो इंडस्ट्री जो फाइनल करेगी वो डिपेंडेंट भी होगी आपके ऊपर, विच मीन्स कि आपकी इंडस्ट्री भी उसमें फ्लोरिश करना शुरू हो जाएगी। हमने एग्जैक्टली यही किया, और आपके ऊपर ड्यूटीज भी कम होंगी क्योंकि यू आर टेकिंग सेमी, बिल्कुल एग्जैक्टली हमने ये यू विल किया। बी एबल टू मैच दी, हमने वो सेमी, हमारे जो प्रोडक्ट है सोप नूडल विच इज रॉ मटेरियल फॉर टॉयलेट सोप, दैट इज ऑलमोस्ट सेमी प्रीपेड टॉयलेट है, तो साबुन होता है, खाली शेप अप करना होता है, तो शेपिंग वाला काम वहाँ पर होता है, फिनिशिंग वहाँ पर होती है, द बेसिक मटेरियल इज गोइंग फ्रॉम हियर इन बैग्स, इन ड्राई फॉर्म। तो उसमें क्या है कि हमारी इंडस्ट्री चल रही है, उनके यहाँ भी आके एक इनपुट आ गई, लोकलाइज हो गया, वो एंड साबुन बन रहा है वो लोकल है, इनपुट सारी इंपोर्टेड है, हमारा एक सिंक होगा। इस तरीके से हम बहुत सारा काम और भी कर सकते हैं। हर इंडस्ट्री आप वहाँ नहीं लगा सकते, कि वो मसला ये है कि वहाँ पर आपको बल्क को ट्रांसपोर्ट करना, लिक्विड को इम्पॉसिबल है, फिर वो कंटेनराइज स्पेशल जाएगा, तो वो तो ट्रांसपोर्ट करें बैग्स या ड्रम्स वॉट एवर इन लिक्विड इन ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म, एंड रेस्ट यू डू हियर। तो ये काम हम हर जगह कर सकते हैं। हमारे साथ दो मसाइल हैं, एक तो ये ईरान के मसले को एड्रेस करें, गवर्नमेंट ने अभी जो एक नया पंगा डाल दिया है वो 2% एक्साइज ड्यूटी है जो एक्सपोर्ट पे, खासतौर पर केपी की गवर्नमेंट वाली, दैट इज़ अ बिग हर्डल। अब एक कमोडिटी में ना $5 $10 बड़े मायने रखते हैं। अगर आप $20-25 खा जाएंगे किसी प्रोडक्ट के इन अनड्यू टैक्सेस, तो वो आपकी कॉस्ट बढ़ गई है। और भी जो हमारे पॉलिसी इश्यूज हैं अभी हम उस पर आते हैं, उससे कॉस्ट बढ़ती है और आपकी एक्सपोर्ट खराब होती है। हमने वी आर अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस, जस्ट लगा था हमारी एकदम, क्योंकि कॉस्ट हमने पास ऑन करनी है, हम कहाँ से ट्रांसफर करेंगे, तो उसका मार्जिन हैज गॉन डाउन एंड वी बिकेम इनकम्पिटिटिव टू दैट एक्सटेंट। इसमें अब एक और इशू था, बिफोर वी जंप इनटू द पॉलिसी सेगमेंट ऑफ दैट, कि व्हाट डू यू सी कि हम इन्वेस्टमेंट के कॉन्सेप्ट से अगर आप देखें कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अपनी इन्वेस्टमेंट का, आपको इसमें देखते हैं कि अगर यहाँ पे कोई हम ऐसी अपॉर्चुनिटी दें जो कि इन सेंट्रल एशियन कंट्री से या अज़रबैजान, ईरान, रशिया या चाइना से, उनको केमिकल सेक्टर में पाकिस्तान के अंदर उनको लोअर किया जाए कि भाई इधर आओ, यहाँ पे हमारे साथ मतलब समथिंग जॉइंट वेंचर और समथिंग सम सॉर्ट ऑफ थिंग, जाके हमारी इंडस्ट्री जो है अगर आप उसको देखते हैं कि वो बेस एंड इंडस्ट्री के तौर पे डेवलप किया जाए तो हमें उसमें क्या मिलेगा। तो अगर आप समझते हैं कि हाई एंड वैल्यू एडिड में करना चाहिए, हमें उधर जाना चाहिए, हमें एक्रेलिक में जाना चाहिए, पेट्रोकेमिकल्स के उसमें, तो व्हाट डू यू सी कि क्या हम उनके साथ किस तरीके से विन विन सिचुएशन पे अपनी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हम कैसे कर सकते हैं? अब्राल साहब से जी। असल में जो सबसे बड़ा हर्डल है वो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ है, और पहला स्टेप पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स है, उसको प्रमोट गवर्नमेंट करती है। जिस तरह से जफर भाई ने बड़ा ज़बरदस्त एक बताया कि वहाँ पर जो उन लोगों को कॉन्फिडेंस देने के लिए टिकट देकर भी बुला रहे हैं, बिल्कुल सही। तो ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का एक बड़ा प्रोएक्टिव कदम है। आप TDAP इसी काम के लिए बनी हुई है कि आपको कि आप वो टिकट देकर बुला रहे हैं उन्हें, और उन्हें दिखा रहे हैं कि नहीं भी वैसा नहीं है जैसा आपको मीडिया में परसेप्शन बनती है, आप आएँ देखें, और उससे फिर वो लोग मोटिवेट होकर काम कर रहे हैं। जो मैं समझता हूँ एक बड़ा नेगेटिव मैसेज दुनिया ने को गया, वो हमारा CPEC को जिस तरह हमने मिस ट्रीट किया पिछले 5-7 सालों 10 सालों में, वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पर हमें आया था। हमारी केमिकल एसोसिएशन को 2017 में 18-17 में गालबन चाइनीज़ गवर्नमेंट ने ऑफिशियली बुलाया, और हम 16 तो उसमें प्लानिंग कमीशन ने पूरा कोऑर्डिनेट किया, और यहाँ से कोई तकरीबन 15 अफराद का एक डेलीगेशन गया, जिसे वहाँ पर उन्होंने बड़ा अच्छा रिसेप्शन दिया, और इंडस्ट्रीज़ आइडेंटिफाई की कि ये इंडस्ट्रीज़ हमारे पास हैं जो आप पाकिस्तान ले जाकर लगाएं। लेकिन उसके अगले साल ही हुकूमत तब्दील हुई, पॉलिसीज़ चेंज हुई, और वो सब डी ट्रैक हो गया। तो अब दूसरे ममालिक भी यही देखते हैं कि आप अपने इतने क्लोज़ फ्रेंड के साथ भी अगर आप नहीं चल सकते, तो फौरी तौर पर इन्वेस्टमेंट
के हवाले से मैं समझता हूँ कि कोई भी करने को तैयार नहीं होगा। इसमें मैं जो था इसके साथ ही मिक्स सब जी। ऑब्वियसली आपने कर दिया, तो उसको भी हम कर सकते हैं कि एक दिन में ख्याल आता है कि आप एज अ केमिकल हब कह लीजिए या पेट्रोकेमिकल हब कह लीजिए, वो इस्टेब्लिश करें अंडर सी पैक बलूचिस्तान में या ग्वादर के पास या एनीवेयर आप जहाँ पे कि आपको रॉ मटेरियल भी अवेलेबल है या इजीली, तो वो भी वो इन्वेस्टमेंट के उसमें ही आता है। तो यू व्हाट यू आर सेइंग कि जी जब हमें वो इन्वेस्टमेंट के जो इश्यूज है वो सीधे नहीं कर सकते, तो वो ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ केमिकल हब या इकोनॉमिक जोन, स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन ऑफ फॉर केमिकल इंडस्ट्री, तो यू आर राइट कि वो फिर हमें इश्यूज आ जाते हैं। अब जो आप लोगों ने बात कर रहे हैं तो वो हमें डायरेक्टली बार बार पॉलिसी साइड के ऊपर लेके आ रहे हैं कि इश्यूज आर विद द पॉलिसी अभी, क्योंकि आपकी ट्रेड और मार्केट एक्सेस तो वो एक हम उसमें भी बात कर रहे थे। थोड़ी सी बात में आप इसमें जी प्लीज करूंगा। अभी आपने कल खबर पड़ी होगी कि पाकिस्तान के वन ऑफ द बिग मल्टीनेशनल्स प्रॉक्टर एंड गैम्बल पैकअप कर गया, तो हमारे बहुत बड़े कस्टमर हैं, वो विल बी इफेक्टिव फ्रॉम दिस थिंग। बट पॉइंट इज के जब आप देखेंगे पिछले एक साल में कितने लोगों ने पैकअप किया पाकिस्तान से, इस फजा के साथ कौन आएगा? जब तक कोई बाहर से आएगा नहीं, ना आपका पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स लगना है, उसके बगैर हम पे खड़े हैं। बात यह है कि इनकी बात बहुत अच्छी है प्रहार भाई की, कंसिस्टेंसी इन पॉलिसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब उन्हें खुद पता है कि आज एक गवर्नमेंट आती है तो सी पैक है, अगली गवर्नमेंट आती है तो ये सब ख़राब था, सब खाक हो गए, नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है नहीं जी बड़ा अच्छा था, तो वो फिर इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता है। जो पाकिस्तान में अच्छा 2023 में जब फॉरेन एक्सचेंज का प्रॉब्लम आया, एलसी रुकी, एलसी रोकना बनता है, बट एक एस्टेब्लिश कंपनी के डिविडेंड्स को 2-2 साल नहीं भेजेंगे, उनकी रेमिटेंस नहीं होगी, तो क्या करेंगे? ये कॉन्फिडेंस कहाँ से लेके आएंगे? आपने पेनी सेव की और आपने डॉलर्स लूज़ कर दिए। ये पिछले 3-4 सालों में जितनी मल्टीनेशनल ने पैकअप किया, दिस इज जस्ट रिजल्ट ऑफ अ वेरी स्मॉल गेन विच यू गॉट बाय स्टॉपिंग ऑल दी रेमिटेंसेस ऑफ दिस गुड कंपनीज, और इन रिटर्न आपने क्या पाया? सब चले गए यहाँ से। और आप भी देखिए, आज सॉरी बात कर लूँ, आज भी अगर आप देखें कि आपको टैक्स कहाँ से आता है, आपको टैक्स पाकिस्तान के ट्रेडर कितने दे रहे हैं, एसएमई से कितना आ रहा है और इन मल्टीनेशनल कितना आ रहा है। यू आर राइट कि मेजर बल्क जो टैक्स आपका आ रहा है वो इंडस्ट्री से आ रहा है। इंडस्ट्री से, और इंडस्ट्री में भी वो इंडस्ट्री जो स्ट्रक्चर मॉडल में है, जो अनस्ट्रक्चर्ड है वहाँ से टैक्स नहीं आता। हमारे भी कस्टमर वी नो कि हाउ मच पीपल डू इन बुक्स। तो सवाल है कि आप अगर अच्छे इन्वेस्टर्स को, मैं जी आई एम ऑन द बोर्ड ऑफ लेस्को एज वेल, और हमारा सिर्फ एक ही रहता है कि जितने हमारे अच्छे कंज्यूमर थे इंडस्ट्री टॉप के जो इंडिविजुअल्स हैं, वो तो खुद खो दिया हमने, ठीक है। अब हमारे पास कौन रह गए हैं जो ना बिल देते हैं, जो टैक्स चोरी, जो बिजली चोरी करते हैं। तो हमारी प्रायोरिटी क्या है? कि हमारी प्रायोरिटी वो क्रीम रखना है इस मुल्क में, या हमारी प्रायोरिटी है नहीं यार ये जो समझ के बाकी बात मेरी यार आगे आपने ये बात की, बिल्कुल सही कह रहे हैं। असल में एक प्रॉब्लम तो है ना हमारी गवर्नमेंट्स की, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स होती हैं, कि उनको अपने वोट की ज़्यादा फिक्र होती है, तो वो ऑब्वियसली मैस जो है वो उसको देखते हैं, उनकी वो इंडस्ट्री इज़ नॉट दैट फेवरेट क्लाइंट फॉर देम इन अ वे। और इसमें जो है अभी और भी हमारी जो इश्यूज आते हैं जो पॉलिसीज़ के, तो मैं अब जो स्पेसिफिक आपसे भी इमरान साहब से बात पूछूं कि जी नाउ लेट्स आई विल बी फोकसिंग अ लिटिल बिट ऑन पेट्रोकेमिकल सेक्टर। एक तो मेजर है, एक स्पेसिफिक पेट्रोकेमिकल सेक्टर है, क्योंकि जो हमारे ख्याल से जो पेट्रोकेमिकल सेक्टर है उसके जो रिटर्न्स हैं, ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट भी उसमें काफ़ी है, लेकिन जो उसके रिटर्न्स हैं वो काफ़ी हैवी होते हैं, हुज होते हैं। क्योंकि आप जिस तरह एक्रिलिक फाइबर की मैंने बात शुरू की थी, वो अकेला ही आप ले लें, अगर आप उसको प्लांट लगा लेते हैं तो वो हर जगह यूज़ होता है, हर चीज़ की बेसिस है, और आप बड़ा हैवी बिल दे के इम्पोर्ट करते हैं उसका मटेरियल, और फिर उसके बाद तो वो अगर आपके पास से हो जाती है तो वो यू कैन स्टार्ट मेकिंग योर ओन। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं जो पॉलिसी मेकिंग में अगर मैं बात करता हूँ कि आप क्या समझते हैं मेजर पॉलिसी जो रोल्स जो गवर्नमेंट को हम सजेस्ट कर सकेंगे, ये इश्यूज हैं इनको आप ठीक करें। एक तो आपने कहा एनर्जी का, वो तो इनपुट्स वाली साइड आती है कि एनर्जी को आपको वो तो पूरी इंडस्ट्री को देना है कि जी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है उसको सबसे आप लोएस्ट टैरिफ पे और एक रिलायबल उस पर दें, एनर्जी दें, एंड देन रेस्ट इंडस्ट्री और बाकी जो है आप उसको रीमॉडल करें कि कमर्शियल या हाउस होल्ड को क्या देनी है। फॉर दैट मैटर मैं एनर्जी में बात करूँ, नॉट इलेक्ट्रिसिटी ओनली, गैस एंड ऑयल एंड ऑल थिंग्स। तो ये तो एक मेजर इशू पूरी इंडस्ट्री का इस वक्त आया हुआ है। और इसी तरह से कुछ टैक्सेशन के इश्यूज हैं जो कि नॉन कंड्यूसिव टुवर्ड्स दी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री कह लीजिए या उसमें है, क्योंकि आपने यू आर राइट कि आपने मार्केट से
compete कर रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। और compete करना, जब आप इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं ना, please, तो आपने पूरी दुनिया से compete करना है। बिल्कुल बिल्कुल। आप ओपन हो जाते हैं, हाँ। आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती। और वहाँ पर चाइना फॉर एग्जांपल है, तो वो सब अपनी इंडस्ट्री को सब्सिडाइज करके और एक्सपोर्ट के ऊपर वो रिबेट्स वगैरह देकर वो ला रहा है। टेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो यूरोप और अमेरिका वो लेकर आ रहे हैं। और यानी सबके साथ आपका हेड ऑन मुकाबला होता है। जब आप अपने मुल्क में होते हैं तो प्रोटेक्टेड कुछ ना किसी हद तक होते हैं, लेकिन तो वहाँ आप अनप्रोटेक्टेड है। हाँ। तो वहाँ पर और वो वहाँ जगह बनाने में, जिस तरह इन्होंने कहा कि वक्त लगता है, 5-10 साल एक वक्त लगता है। तो वो वक्त लगाने के बाद ये नहीं होना चाहिए कि आपके पीछे से सपोर्ट हट जाए। तो जो पीछे से सीढ़ी खींच ले, तो जो कंट्रीज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होना चाहते हैं, वो उनकी आप समझे 50 साल तक की पॉलिसी होनी चाहिए कि भाई एक स्टेबल, आप स्टेबिलिटी, वो तभी इन्वेस्टर भी आएगा कि कम से कम 50 साल तो ये आपसे आपने जो बात की ना इलेक्ट्रिसिटी वाली, जिस तरह की एनर्जी की जो आपका, उसमें एक हमारा और प्रोग्राम था, तो वहाँ पे हमारी डिस्कशन हुई थी कि उसमें आप सब्सिडीज़ की आपने बात की कि मैंने कहा था कि जी मैं बड़ा सख्त खिलाफ हूँ सब्सिडीज़ के बारे में। अगर इस हमारी जो केस है उसमें इलेक्ट्रिसिटी की बात, मैंने कहा इलेक्ट्रिसिटी में इंस्टेड ऑफ गिविंग सब्सिडी, क्योंकि सब्सिडी का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि गवर्नमेंट अपने जेब से दे रही है, तो आप उसके बजाय आप उसके ऊपर जो हमने अपने जो टैरिफ में अपने इनकॉम्पिटेंस फैक्टर का पैसा ऐड किया है, अपनी जो थेफ्ट है या पेल्फरेज है उसका ऐड किया हुआ है, और हमने बेहिसाब 40% टैक्सेस उस यूनिट के ऊपर, आप वो कुछ अर्से के लिए रिमूव कर दें, पल्ले से ना दें, जो उसको आपकी जो कॉस्ट आ रही है उसके ऊपर आके अपना एक फिक्स टैरिफ डाल के वो इंडस्ट्री को दे दीजिए। आपके ऊपर से अगर वो 40% वैसे ही रिमूव हो जाता है जो अननेसेसरी, तो यू आर ऑलरेडी, तो वो चीज़ें जो है सब्सिडी की में बात। इसी तरह से जो आपने बात की कि जी आपकी कंपटीशन है, हर कंट्री अपने एक्सपोर्टर को कोई ना कोई प्रोटेक्शन दे रहा है, तो हमें भी वो पॉलिसीज देखनी होंगी कि हमारा कंपटीशन कहाँ पे है, आपकी वहाँ मार्केट की क्या वैल्यू है। देखें ना, ये उसी से होता है ना कि कुछ मार्केट्स हैं जो हाई एंड मार्केट्स हैं, जिसके पास पैसा बहुत है, जीडीपी बहुत है, ही कैन बाय समथिंग विच इज एक्सपेंसिव। देयर आर लॉट ऑफ अदर मार्केट्स, और ये हमेशा सबसे बड़ा चंक होता है मार्केट का जो लो इनकम वाले होते हैं, तो आपने उसको भी तो देखना है ना। तो यू इसमें जो पाकिस्तान के लिए मुझे जो नज़र आता है वो, जिस तरह आपने कहा कि हुकूमत अपनी जेब से नहीं दे सकती, वो हमें भी इस वक्त अंदाज़ा हो रहा है, तो वहाँ पर फिर इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन वो कीजिए, इज द वे टू गो, इट्स अ बिग थिंग। ठीक है। तो वहाँ पर ये कि जो चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं हम $10 अरब के केमिकल्स इंपोर्ट करते हैं, तो वो वहाँ पर हम देखें कि उसको हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। और उसमें आप यानी आपको हो सकता है हुकूमत को डायरेक्टली पैसे ना देने पड़े, लेकिन अदरवाइज़ कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन देनी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जैसे आपने एक्रिलिक की बात की, तो फाइबर्स जो हैं, सिंथेटिक फाइबर, जिसमें पॉलिएस्टर भी आता है, एक्रिलिक आता है, नायलॉन आता है और विस्कोस आता है, तो अगर सिंथेटिक फाइबर्स यहाँ बनने लगे, तो आप इसका अंदाज़ा इससे लगाएं कि चाइना इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है, और उसकी 70% एक्सपोर्ट इज फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है, वो कॉटन के भी। तो हमारी जो, हालांकि उनके पास अपना ऑयल नहीं है, पेट्रोलियम नहीं है उनके पास, कुछ है थोड़ा सा, लेकिन इंपोर्ट करते हैं, रेशो दे तो हमारे यहाँ जो फाइबर्स के हवाले से बात कर रहा था मैं कि अगर सिंथेटिक फाइबर्स यहाँ बनने लगे तो आपकी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट डबल हो सकती है। इस वक्त अगर आप $20 अरब उसको गिन रहे हैं तो वो $40 अरब पे जा सकती है, अगर सिंथेटिक फाइबर लोकली प्रोड्यूस्ड हो और एक कॉस्ट इफेक्टिव उसमें मिले। इस तरह से एनर्जी की बात, उससे हम हट नहीं सकते। एनर्जी में भी ये है कि जिस तरह पाकिस्तान को कोयले की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए, बजाय इसके कि LNG वगैरह की तरफ जाए, इंपोर्टेड रिसोर्सेज के बजाय लोकल रिसोर्सेज पर इन्हिसार करना चाहिए। केमिकल प्लांट्स में भी चाइना इस वक्त ये कर रहा है कि हर साल $10 अरब कोल टू केमिकल प्रोडक्ट्स उसमें टेक्नोलॉजीज में डाल रहा है। तो आप ये समझें कि अगले 10 साल में उनके पास $100 अरब कोल टू केमिकल्स में लग चुका होगा। कैन वी से कि अभी जो हमने कोल प्लांट फॉर इलेक्ट्रिसिटी बनाए हैं, उसके बजाय अगर हम वो कोल जो है अपना भी लोकल जो कोल है, वो हम केमिकल इंडस्ट्री को देना शुरू कर दें, तो उसकी जो कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो की मैं बात कर रहा हूँ कि बिजली बनाने के बेनिफिट और हमारी ये केमिकल इंडस्ट्री के जो बेनिफिट है वो क्या आपके ख्याल में दोनों करना चाहिए? दोनों करेंगे, लेकिन आपके ख्याल में बेनिफिट सफिशिएंट कोयले का मसला तो है नहीं हमारे पास, लिमिटेड हो तो बंदा कह सकता है कि यहाँ ना दे, शायद वैल्यू एडिशन उसकी केमिकल्स में बेहतर हो, लेकिन डेफिनेटली वो केमिकल यानी
उसकी कॉस्ट कम आती है और आपका इंडिजीनियस होने की वजह से आपको डॉलर बाहर नहीं भेजना पड़ता। ठीक। तो आप अपने रुपए में ही बेसिकली आपके पास वो चीज़ अवेलेबल है, तो आप अपना फॉरेन एक्सचेंज बहुत बढ़ाते हैं, बचा लेते हैं बचा लेते हैं। और आप इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन में फॉरेन एक्सचेंज ही बचता है। तो जफर साहब मैं आपसे भी यही चीज़ पूछना चाहूँगा कि अभी हमारी सी पैक की भी बात हुई, आपने भी कहा कि हमने पॉलिसी बनाई फिर वो पीछे हट गया, आगे निकल गया। उसमें जो हमारे पास इस वक्त जो इश्यूज़ हैं आपके ख्याल में, जो पॉलिसी अगेन आई वो कभी जैसे उनका जी एक दो आपके, उसके अलावा कोई इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए भी कोई, क्या हमारे पास कोई केमिकल नेशनल केमिकल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और समथिंग लाइक दैट कोई पॉलिसी एग्जिस्ट करती है, या वी आर स्टिल एक बना दी है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी जिसका कुछ पता नहीं है किसी को कौन सी क्या है। सो व्हाट डू यू थिंक डू, अगर करती है तो क्या है, और नहीं है तो व्हाट शुड वी हैव इन दैट? ज़बरदस्त सवाल। गुड क्वेश्चन। मेरा ख्याल है कि टू द बेस्ट ऑफ माई इंफॉर्मेशन मैंने तो कोई ऐसी चीज़ देखी नहीं अभी तक जिससे मुझे कोई इंडस्ट्री में हेल्प मिली हो। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली जो करना पड़ता है खुद ही करना पड़ता है। आपने अभी एनर्जी की बड़ी अच्छी बात की, बिजली गैस की। हम गवर्नमेंट से कुछ नहीं मांगते, हम सिर्फ ये कहते हैं जो हमारा फेयर कॉस्ट है एलोकेट कर दो। अगर आपने बड़ी अच्छी बात की, सब्सिडाइज किया अगर आपने आवाम को, तो सब्सिडी की कॉस्ट गवर्नमेंट पे करे, ना कि इंडस्ट्री पे करे। इंडस्ट्री पे करने को तैयार है, जब पे कर देती है तो फिर वो आप उससे एक्सपोर्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप उसे फेयर एक लेवल प्लेइंग दे इंटरनेशनल, तो वो परफॉर्म करेगी। हर इंडस्ट्री के पास गुंजाइश है। हम लोग एक अच्छी लोकेशन पे बैठे हुए हैं, हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ लोअर देन अदर्स। इशू सिर्फ ये है कि हमें, आप फ्रेंडली स्पीकिंग, अगर आप मुझसे गवर्नमेंट के सपोर्ट की बात करें ना, तो वो आपके पास नहीं है। मुझे टाइम भी हमारा ओवर हो रहा है, तो मैं आपने लास्ट क्वेश्चन एक मैं सिर्फ ऐड करना चाहूँगा पॉलिसी की जो आपने बात की ना। इंडिया ने 1990 में मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स बनाया। हाँ, उसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए उसकी केमिकल पॉलिसी मैंने जिस तरह कहा ना कि केमिकल और मेटलर्जी ये बेस है आपकी इंडस्ट्री के लिए, उन्होंने उसकी मिनिस्ट्री बनाई। उन्होंने उस वक्त कोल की भी मिनिस्ट्री बनाई। ठीक, इतना इंपॉर्टेंस दी उसको। तो आज उसके 30 साल बाद 35 साल बाद आप देख सकते हैं उसके रिजल्ट्स क्या हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, चाइना ने 1951 में मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स बनाई। उन्होंने आज़ाद होते साथ इस चीज़ को रियलाइज़ किया और उसको मिनिस्ट्री का उन्होंने दर्जा दिया। तो आप उससे देख लें कि वो कहाँ खड़े हैं इस वक्त। बिल्कुल, बेसिकली जो आप बात कर रहे हैं, और इसमें जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जो हमारा ख्याल था कि हम इन सेंट्रल एशिया से या रशिया से फॉर दैट मैटर, जो चीज़ जिसमें उनसे बेहतर है वीकेंड, जैसे उन्होंने स्टील मिल हमें लगा के दी, और आपका टर्की ऐसा, टर्की से और रशिया से आपको बहुत कुछ मिल सकता है। ईरान के पास, ईरान से भी मिल सकता है, बट टर्की इज स्पेशलिटी केमिकल में टर्की इज द बेस्ट पार्टनर। और अगर आप कहा जाते हैं इसमें, आप इवन मशीनरी में भी टर्की इज अ गुड पार्टनर नाउ। और रशिया से आपको बहुत सपोर्ट मिल सकती है, मेगा प्रोजेक्ट। तो इसके अंदर जो बेसिकली व्हाट अभी हमने जो, अगर मैं सम अप करने की कोशिश करूँ और अगर आप मैं कुछ मिस कर दूँ तो बता दिए कि एक्चुअल जो आप लोगों ने बात की, इट ऑल रिवॉल्व अराउंड के जी हमारे पास इश्यूज जो हैं बेसिकली वो पॉलिसी इश्यूज हैं। वी डू नॉट हैव अ कंसिस्टेंट और अ प्रॉपर पॉलिसी टू डेवलप दिस बेसिक सेक्टर। केमिकल पॉलिसी, केमिकल इंडस्ट्री डेवलपमेंट पॉलिसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। सो विच मीन्स कि हमें जो बेसिक चीज़ है कि आप लोगों का जो भी PCMA है या और भी जो है, मेरे तो ख्याल में ये है कि अगर आप लोग बैठ के एंड यू टेक बीइंग यूनाइटेड एक उनके साथ, गवर्नमेंट के साथ बैठ के स्टैंड ले के बात करें कि जी दिस इज़ व्हाट वी नीड, और उनको आपको इस रीजन की जो हम जो बार बार कहते हैं $6.5 ट्रिलियन की मार्केट है जिसमें केमिकल का बहुत बड़ा शेयर है, वो डेटा के साथ उनके साथ बैठे कि जी ये मार्केट जो हम लूज कर रहे हैं, दीज आर द थिंग्स विच दे आर इम्पोर्टिंग फ्रॉम ऑल ओवर बट वी आर नॉट सेंडिंग देयर। सो आपको उसका एक, उनको एक जिसे कहते हैं ना विद अ सॉलिड ग्राउंड उनके साथ बैठ के बात करें कि जी हमें इसके लिए ये पॉलिसीज चाहिए हैं। यस देयर आर इश्यूज, उनके अपने पॉलिटिकल इश्यूज हैं कि जी IMF आ गया फलाना, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हमें तो नेशनल उसके ऊपर बात करनी है कि नेशनल इंटरेस्ट हमारा क्या है पाकिस्तान का। तो अब इसके हिसाब से मैं, अब हम जो एंड पे यही कहते हैं कि जो बेसिक गवर्नमेंट को चाहिए कि जो हमारा बेसिक इंडस्ट्री का जो बेस है विच इज़ केमिकल सेक्टर मेटली, हमें उसको स्ट्रेंथन करना है। जिस तरह कहा कि मिनिस्ट्री बनाई, इसके लिए आपको एक सेपरेट कोई काम करना पड़ेगा हमारे गवर्नमेंट को, और हमें ये रीजन के अंदर अपने आप को इस्टेब्लिश करना है और उसको यूज़ करके, क्योंकि पेट्रोकेमिकल हमारे पास रीजन में ही है ज़्यादा, तो ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट, तो उनको यूज़ करके वी हैव टू डेवलप आवर ओन केमिकल इंडस्ट्री। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन जो हमने पूछते थे लेकिन टाइम नहीं है, तो हम करेंगे। आई विल कम बैक टू यू नेक्स्ट टाइम विद न्यू सेक्टर।
थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, खुदा हाफिज़। और शुक्रिया आप लोगों का, शुक्रिया। गेस्ट का हमारा। थैंक यू जी, बहुत थैंक्स अ लॉट। शुक्रिया आप लोगों का। बहुत खुदा हाफिज़।